हमारा सिलेबस है, उसके अंदर भूगोल वाली बुक से मैं आपको पार्ट नंबर 4 पढ़ा रही हूँ और उस पार्ट का नाम है भारत में कृषि। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, शेष रहा भाग है आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने फसलों के प्रकार पढ़ लिए थे, कृषियों के प्रकार पढ़ लिए थे अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सस्यावर्तन क्या है। क्या पढ़ेंगे? सस्यावर्तन। सस्यावर्तन क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय कृषि में सस्यावर्तन किसको कहा जाता है। देखो क्या है ये, इसमें भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, याद रखना, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर बदल बदल कर फसलें बोना। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? सस्यावर्तन। की जो भूमि का टुकड़ा है उस पर हमेशा एक ही प्रकार की फसल नहीं उगानी है, उस टुकड़े पर यदि हमें उर्वरता बनाए रखनी है तो बदल बदल करके फसलें बोना है। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? सस्यावर्तन। अब एक शब्द और आता है कृषि से संबंधित, जिसको हम कहेंगे चकबंदी। क्या कहेंगे? चकबंदी। आज वर्तमान समय में चकबंदी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि भाई बंदी के कारण है, जमीन के क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और उसी को क्या कहा जाता है? मतलब उस छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके जो बड़े खेत का रूप दिया जाता है तो उसे चकबंदी के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे है, इसमें बिखरी हुई कृषि जोतों को इकट्ठा करके बड़ा रूप देना, जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन बढ़ सके। जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करना है, बड़ी जोत का आकार देना है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? चकबंदी। और चकबंदी की जो समस्या है वो क्यों उत्पन्न हुई है? भाई बंटवारे के कारण, कि भाइयों में जमीन को लेकर के जो विवाद था उसके कारण छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जमीन के। अब छोटे छोटे टुकड़ों में खेती करना तो आसान हो गया, लेकिन उसे एक तो उसमें रुपया ज्यादा लगने लगे और एक इससे उत्पादन भी कम हुआ, इसलिए उस समस्या को दूर करने के लिए चकबंदी करनी पड़ी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। प्रमुख फसलें यानी भारत में कौन कौन सी फसलें कब कब उगाई जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रबी, खरीफ और जायद के बारे में बता दिया था। आज हम उनमें से जो मेन फसलें हैं, कुछ खाद्य फसल आती है, कुछ अखाद्य आएंगी, कुछ वाणिज्यिक फसल आएंगी, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो प्रमुख फसलें। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती है। इसका क्या रीजन है? देखो, मिट्टी जलवायु तथा कृषि पद्धति में अंतर के कारण भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। अलग अलग फसलें उगाना, इस क्रिया को ये क्यों है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है फ्रेंड्स? इसका कारण है कि सब जगह की मिट्टी एक समान नहीं है, सब जगह की जलवायु एक समान नहीं है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धतियां हैं। इसके कारण भारत में सब जगह एक जैसी फसल नहीं उगा करके और अलग अलग फसलें हैं जो उगाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हम जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब हमें लिखना है प्रमुख फसलें, जो मैंने आपको डाल दिया, और अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलें हैं जो बोई जाएंगी। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, छोटा छोटा डायग्राम बना करके। और सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम चावल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चावल।
अब चावल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम यहाँ पर एरो लगा लगा करके, तीर के निशान लगा करके उन चीजों को पढ़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो चावल है ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। अब मुझे बताओ, रबी में बोई जाएगी या खरीफ में? तो ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। देखो उत्पादन में स्थान, किसके स्थान की बात कर रहे हैं? भारत की। कौन सा है? सेकंड है। तो पहला किसका है? फर्स्ट स्थान है फ्रेंड्स चीन का। उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और पहला स्थान किसका आ जाएगा? चीन का। अब आगे देखो, अब इसका उत्पादन कहाँ पर होगा? इधर लिख देती हूँ आपको क्षेत्र याद करना। उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, डेल्टाई प्रदेश, तटीय क्षेत्र आदि। अब देखो, उत्तरी पूर्व मैदान है, डेल्टाई प्रदेश है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर चावल उगाया जाएगा। तो ये तो निश्चित हो गया है कि जहाँ पर ज्यादा पानी होगा वहीं पर चावल की खेती होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि ये राज्य कौन से इनसे संबंधित? इनसे संबंधित है राज्य कौन से? पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, वर्षा के और तापमान के बाद बात करेंगे। देखो, जो चावल का जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है उन राज्यों की हम यहाँ पर बात करते हैं, और वो आएंगे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी यूपी, यूपी का पश्चिमी भाग, और राजस्थान का कुछ भाग, राजस्थान का कुछ भाग। याद रखना, राजस्थान में वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है ये खेती। राजस्थान में इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सिंचाई करनी पड़ेगी। कोई सी भी फसल हो, कम वर्षा वाले क्षेत्र में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। हर एक पॉइंट हमारे यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अब इसके लिए देखो, वर्षा की बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं। तो अधिक आर्द्रता वाली भूमि में, जहाँ आर्द्रता लंबे समय तक बनी रहती है, वहाँ चावल की फसल उगाई जाती है। तो इसके लिए जो वर्षा होगी वो याद रखना आप 100 सेमी से ज्यादा, प्लस कर दिया है मैंने आपको, 100 सेमी से ज्यादा जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी? चावल। और जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी चावल उगा सकते हैं, लेकिन वहाँ किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई की। तापमान कितना होना चाहिए? तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे प्लस। 25 डिग्री होना चाहिए या 25 डिग्री से अलग। एक चीज याद रखना, खरीफ की फसल है ये, और खरीफ की फसल तो गर्मियों में उगाई जाती है, तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिक तापमान है वो 25 से और 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच में होगा। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चावल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे इस टॉपिक में बढ़ सके। देखिए, अगली जो फसल पढ़ेंगे हम वो है गेहूं, क्योंकि चावल के बाद में खाद्यान्न में किसका स्थान आता है फ्रेंड्स? गेहूं का। वही डायग्राम में मैंने बीच में क्या लिख दिया आपको? गेहूं। गेहूं देखो, खाद्यान्न में स्थान, खाद्यान्न में स्थान कौन सा है? सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे तो चावल था, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। याद रखना, उत्पादन में भी इसका स्थान कौन सा है? दूसरा। गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अब फ्रेंड्स पहला स्थान किसका है? जो चावल में किया था वही स्थान हम गेहूं में कर देंगे, यानी पहला स्थान है वो चीन का आ जाएगा। अब बताओ मुझे, रबी की है खरीफ की? रबी की फसल है, इसकी फसल है रबी की फसल। दो चीज याद रखना, उगाने के लिए कौन सी ऋतु और पकने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है? याद रखना, रबी की फसल के लिए उगाने के लिए तो क्या है? शीत ऋतु, वही सर्दियों में बोई जाएगी, और पकने के लिए खिली धूप। और पकने के लिए क्या है? खिली धूप। ये पॉइंट भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गेहूं की, जो रबी की फसल है। एक चीज और मैं याद ही देती हूँ आपको, दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको। आप ये सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है ना, मावठ,
भूमध्य सागरीय चक्रवात, इसे हम भूमध्य सागरीय चक्रवात ऑप्शन में नहीं हो तो पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं। इसको भूमध्य सागरीय चक्रवात ऑप्शन में नहीं हो तो क्या कहेंगे अपन, पश्चिमी विक्षोभ, यानी मावट के लिए उत्तरदायी है। और मावट कौन सी फसल के लिए लाभकारी होते हैं? न केवल गेहूं, अभी तो सारी की सारी रबी फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा। गेहूं की फसल के लिए वर्षा देखो 50 से 75 सेमी। कितनी वर्षा चाहिए गेहूं के लिए? 50 से 75। और जहाँ वर्षा नहीं होगी वहां किसकी सहायता से होगी? सिंचाई की सहायता से। और अब क्षेत्र बताइए कि क्षेत्र कौन सा है? पहले क्षेत्र की बात करेंगे, राज्यों की बात हम बाद में करेंगे। उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान जिसको हम उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं, ये वो चीज है। और दक्षिण का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, दक्षिण का काली मिट्टी वाला क्षेत्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये गेहूं के लिए। अब हम राज्यों की बात कर लेते हैं। अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। कुछ विशेष राज्य याद करने आपको, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। इसके अलावा बिहार और एमपी। क्या करने हैं? बिहार और एमपी। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? गेहूं के उत्पादन के लिए। और गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर होता है। बात खत्म इसकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। वर्षा मैंने बता दिया ताप, और गेहूं वाला तापमान वाली है तो तापमान इसके लिए 20 सेमी से कम तापमान होगा, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है आपको। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे और फसलों के बारे में हम पढ़े। देखिए, गेहूं के बाद में हम 3 नंबर पे जिसके बारे में पढ़ेंगे वो भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो आएगा फ्रेंड्स मोटा अनाज। क्या आएगा? मोटा अनाज, मोटा अनाज। अब फ्रेंड्स मोटे अनाज में आप मोटाई के आधार पर वर्गीकरण मत कर लेना। इस मोटे अनाज में 3 फसलें आएंगी। कितने फसलें आएंगी? 3। एक तो है फ्रेंड्स बाजरा, दूसरा है ज्वार और तीसरा है रागी। इन तीनों फसलों को किस में शामिल करोगे आप? मोटे अनाज में। और इनमें जो ये रागी है ना, इस रागी में पोषक तत्व सर्वाधिक होते हैं। पोषक तत्व सर्वाधिक, कैल्शियम वगैरह की भी इसमें अधिकता होती है। अब हम एक एक चीज के बारे में जो 2-2, 4-4 लाइन पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। देखो, रागी में लोहा, कैल्शियम प्लस लिख दिया मैंने, यानी लोहा और कैल्शियम और पोषक तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। अब हम देखेंगे कि रागी है ना, रागी, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होगा? रागी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होगा? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, एच लिख दिया, झारखंड। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और क्या है? सिक्किम। इसके अलावा अपन पूर्व वाले और राज्य देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, उनमें भी रागी का उत्पादन होगा। मोटे अनाज में आ रहा है। पोषक तत्व लोहा और कैल्शियम की अधिकता होती है। और कौन कौन से राज्यों में रागी का उत्पादन होता है मैंने आपको लिख दिया है। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ज्वार के बारे में। अगली विशेषताएं हम किसके बारे में लिखेंगे? ज्वार के बारे में। याद रखना, क्षेत्रफल व उत्पादन, क्षेत्रफल व उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। ज्वार में क्षेत्रफल में पूछे चाहे उत्पादन में पूछे, भारत का स्थान कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। और याद रखना, ज्वार का जो उत्पादन है वो वहां आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। आर्द्रता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तो ही ज्वार का उत्पादन संभव है, अन्यथा ज्वार का उत्पादन नहीं होगा। अब आगे बताओ कि इनका उत्पादन कहां कहां पर होगा? ज्वार की हम बात कर रहे हैं, तीर लगा करके मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमएस लिख देती हूँ, महाराष्ट्र को
बाजरे के उत्पादन में भारत का स्थान किसका है? पहला। और भारत में फर्स्ट पूछे तो राजस्थान। पर पूरे विश्व में तो भारत का पहला स्थान है और भारत में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। अब आगे देखते हैं हम कि मिट्टी कैसी चाहिए इसके लिए। बाजरे के लिए मिट्टी देखो मैन है रेतीली मिट्टी, आपको ये याद करना है। और उथली उथली जो काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, वो भी इसके लिए विशेष लाभदायक है। लेकिन इसके लिए जो विशेष मैन है वो कौन सी है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी है वो बाजरे की फसल के लिए है। और राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर बाजरे का उत्पादन होता है? और एक चीज और, बाजरा हम पढ़ रहे हैं, बाजरा कौन सी है ऋतु में आती है? खरीफ। ये तीनों की तीनों फसलें है ना मोटे अनाज वाली, ये तीनों ही खरीफ में आएंगी। तीनों ही किस में आएंगी? खरीफ में आएंगी। तो बाजरा भी किस में आएगा? खरीफ में। राजस्थान कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा, एमपी में होगा, यूपी में होगा और महाराष्ट्र में होगा, जिसको मैंने एमएच लिख दिया। और एक राज्य और है जिसको हम गुजरात के नाम से जानते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ इतना ही बोलते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बाजरे के उत्पादन के लिए। और ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी है, ज्वार, बाजरा और रागी, ये कौन से अनाज के उदाहरण हैं? मोटे अनाज के। और रबी में उगाए जाएंगे खरीफ में। तो खरीफ की तीन प्रमुख ये किसमें है वो फसल है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम आगे और फसलों के बारे में अध्ययन कर सके। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम इसमें। वैसे हमने तीन फसलें हमने पढ़ लिया। मोटा अनाज को हम एक ही मान रहे हैं। इसके अलावा हमने चावल पढ़ लिया, इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया? गेहूं। और अब हम पढ़ेंगे मक्का। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? मक्का के बारे में। तो याद रखना जो मक्का है ये मिश्रित फसल है। कैसी है? मिश्रित है, यानी ये खाद्यान्न के रूप में भी काम आती है और चारे के रूप में भी काम आती है। खाद्यान्न का उपयोग अपने द्वारा किया जाएगा और चारे का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? पशुओं के द्वारा। याद रखना चारे में मक्का की जो हरी पत्तियां होती हैं, मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज चारा बनाया जाता है। साइलेज चारा बनता है, ये लिख दिया मैंने। याद रखना ये जो साइलेज चारा है ना, ये दुधारू पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दुधारू पशुओं के लिए जानते हैं हम दुधारू पशु किसे कहेंगे? जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको दुधारू पशु कहा जाता है। तापमान कितना चाहिए? तापमान 21 से 27 सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी चाहिए? मक्का के लिए वर्षा 75 से 100। वर्षा को तो सेंटीमीटर में लिखेंगे और तापमान को किसमें लिखेंगे अपन? सेल्सियस में। उसके बाद एक चीज याद रखना, मक्का है अपने यहाँ पर तो कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ। अपने यहाँ पर तो किसकी है? खरीफ की। लेकिन याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, बिहार में ये रबी की फसल है। बिहार में कौन सी ऋतु में बोई जाती है? ये रबी में। और अपने यहाँ पर खरीफ में। तो ये खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल हो गई है, जिसका क्या नाम है? मक्का। अब राज्य कौन कौन से हैं जहाँ मक्का का उत्पादन होगा? राज्य आपको बताने हैं। देखो कर्नाटक आ गया, यूपी आ गया, बिहार आएगा ही क्योंकि रबी की ऋतु में यहाँ पर फसल बोई जा रही है ये। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है जिसको हम एपी भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन एपी के रूप में आंध्र प्रदेश को लिखते हैं। और एक राज्य और आता है जिसको हम एमपी कहते हैं। एमपी से तात्पर्य मध्य प्रदेश है और एमएच से तात्पर्य क्या होता है? हमारा महाराष्ट्र। फ्रेंड्स फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा मार्क नहीं पढ़नी है, हमें केवल सटीक मैटर लेना है जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है और अपने जो 10th बोर्ड है उसके अंदर भी ये इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम दलहन। किसके बारे में पढ़ेंगे?
दलहन, जो सामूहिक रूप से पढ़ा रही हूँ आपको, कोई एक विशेष प्रकार का दाल का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है। देखो याद रखना, इसके उत्पादन व उपभोग, चाहे उत्पादन पूछे चाहे उपभोग पूछे, भारत का स्थान कौन सा आएगा? पहला। चाहे उत्पादन और चाहे उपभोग हो, भारत का स्थान है वो पहला ही आएगा। और याद रखना, दलहन में शाकाहारी खाने में सर्वाधिक प्रोटीन, शाकाहारी खाने में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल में। और दाल की यदि बात करेंगे तो किसके अंदर? सोयाबीन में। भाई वैसे दाल कर देंगे और दाल में पूछेंगे तो किसमें करेंगे हमें? सोयाबीन में। और तेल की मात्रा यदि पूछ ली जाए तो मूंगफली में। वो सब दलहन पढ़ रहे हैं, सॉरी, तिलहन में आएगा वो। यहाँ सोयाबीन है, वो दाल का एग्जाम्पल है यहाँ हमारे। उसके बाद देखो, अब दालों के हम एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे हम लोग सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। चना है, अरहर है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, सोयाबीन है, चौड़ा वगैरह, और भी बहुत सारी दालें आ जाएंगी। अब रबी और खरीफ की दालें यदि आपको पूछ ली जाए तो हमारे सभी ग्रामीण परिवेश से जानते हैं, उसमें हमारा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक चीज बता देती हूँ आपको कि जो दलहन वाली फसलें होती है ना, इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, एक सूक्ष्म जीवाणु, और राइजोबियम में मिट्टी की उर्वरता N2 को एसिडिक एसिड में बनाए रखता है। लेकिन एक दाल अपवाद है जिसको मैंने गोला लगा दिया है, अरहर। यानी अरहर को छोड़ करके बाकी सभी नाइट्रोजन की का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन अरहर है उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। देखो, अरहर को छोड़कर, अरहर को छोड़कर बाकी सभी दलहन से भूमि में N2 बना रहता है। भूमि में N2 यानी नाइट्रोजन बना रहता है। अपवाद क्या है? अरहर। अरहर को अपन ग्रामीण भाषा में आरड़ के नाम से जानते हैं। आरड़ के नाम से जानते हैं, काले कलर की दाल होती है और सामान्यतः पकाने में इस दाल को बहुत अधिक समय लगता है। उसके बाद देखते हैं हम राज्य, देखते हैं हम कि कौन कौन से राज्यों में दालों का उत्पादन होगा। देखो, MP, सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन कहां पर होता है? MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, जिसको मैंने MH लिख दिया, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और कर्नाटक किसका उत्पादन हो रहा है यहाँ पर इन सब राज्यों में? दलहन का। और दलहन, दालों को ही हम सम्मिलित रूप से एक शब्द के रूप में पूछ लिया जाए तो क्या नाम देंगे हम उसे? दलहन। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे और पढ़ सके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गन्ने के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? गन्ना। वो डायग्राम बनाना है हमें। अब ये अन्य खाद्य फसलों में आएंगी, ये मुख्य खाद्य फसलों में गन्ना नहीं आएगा। गन्ना किस में आएगा? अन्य खाद्य फसलों में। तो देखो, जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके लिए? गन्ने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण और उपोष्ण। उष्ण व उपोष्ण, या अपने ये कह सकते हैं उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, उसके अंदर क्या उगाया जाएगा? गन्ना। अब ये तो रबी की है, खरीफ की, तो गन्ना है खरीफ की फसल है। गन्ना क्या है? खरीफ की फसल है, यानी जो अब फसल अपन बो रहे हैं बाजरे वाली, उसके साथ गन्ना भी उगाया जाएगा। और गन्ना है, एक बार उगाने के बाद में 3 साल तक अस्तित्व में रहता है। 1 साल में ये तैयार होता है। उसके बाद देखेंगे हम तापमान कितना चाहिए। तापमान जो मक्का के लिए चाहिए था वो इसमें चाहिएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मक्का बाजरा वगैरह जो है वो सारे खरीफ में आ रहे हैं, तो जो उनके लिए तापमान होगा वही इसके लिए तापमान होगा। अब पानी ज्यादा चाहिए इसके लिए, यानी वर्षा वही मक्का वाली आ जाएगी 75 से 100 सेमी, 75 से 100 सेमी। और जहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पर क्या होगा? बार बार बताने की जरूरत नहीं
रखता, तो ये ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ सस्ते श्रम की उपलब्धता हो जाती है, यानी कम कीमत पर काम करने वाले मजदूर मिल जाते हैं। और विश्व में पहला स्थान किसका है? प्रथम स्थान गन्ने के उत्पादन में किसका है? ब्राजील। याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान किसका आएगा? ब्राजील का। और भारत का स्थान पूछे तो सेकंड। पहला स्थान किसका है? ब्राजील का। और भारत का स्थान पूछते हैं, हमें क्या करना है? 2 नंबर पे करना है। अब आपको ये बताना है कि इसका उपयोग किस किस में होगा? इसका उपयोग किस किस में होगा? गुड़, चीनी, इन दोनों को खांडसारी के नाम से बोलते हैं हम। गुड़ चीनी वाले जो उद्योग हैं उनको खांडसारी के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा सीरा बनाने में, सीरा बनाने में किसका उपयोग किया जाएगा? ये सीरा हलवा नहीं है, ये सीरा हलवा बस समझना इसको, ये सीरा अलग चीज है। इसको बनाने सिरका वगैरह नहीं होते क्या, उनसे संबंधित है, उनको बनाने में इसका किसका उपयोग होगा? गन्ने का, यानी गन्ने के रस से वो बनेंगे। उसके बाद देखिए आगे, राज्य कौन कौन से हैं जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है? यहाँ लिख देती हूँ आपको कि राज्य कौन कौन से हैं जहाँ गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होगा। देखो यूपी याद रखना है आपको, एमएच मैंने लिख दिया, एमएच से मैं बार बार बता रही हूँ आपको। एमएच से क्या आएगा हमारा? महाराष्ट्र आएगा, बिहार आएगा जिसको हम बिहार लिख सकते हैं, पंजाब आएगा, बिहार आएगा, पंजाब आएगा, और इसके अलावा एक राज्य और आ जाएगा फ्रेंड्स जिसको हम हरियाणा कहेंगे। यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पंजाब और हरियाणा। किसका उत्पादन होगा यहाँ पर? गन्ने का। और इसका उपयोग किसमें होता है? ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स आप फटाफट, ताकि हम आगे एक टॉपिक में और आगे बढ़े। देखो अगली फसल हम पढ़ रहे हैं, और फसल हमारी वो चल रही है अन्य खाद्यान्न फसलें, क्योंकि प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तिलहन। क्या पढ़ेंगे? तिलहन। किसी एक तिल वाली फसल के बारे में नहीं पढ़ करके हम पूरे के पूरे तिलहन की बात कर रहे हैं। याद रखना, तिलहन में पहला जो स्थान है वो चीन का है। तिलहन में पहला स्थान किसका है? चीन का। और सेकंड स्थान किसका आएगा? भारत का। जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान है वही हम ज्यादातर देशों के नाम लिखते हैं, अन्यथा हम केवल उसका स्थान लिखते हैं। अब एक तिलहन है जिसको हम तोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरिया। एक फसल है जिसको तोरिया के नाम से जाना जाता है। ये कनाडा का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, और भारत का तीसरा। यानी तोरिया के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला किसका है? कनाडा। दूसरा किसका है? चीन का। और तीसरा किसका है? जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको, तोरिया के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा आएगा? तीसरा। और डायरेक्ट पूछे हमें तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान, तो कौन सा करना है फ्रेंड्स? दूसरा। पहला किसका है? चीन का। लेकिन स्पेशल तोरिया पूछ ले तो दूसरा नहीं करना है, हमें कौन सा स्थान करना है? तीसरा। अब तिलहन में कौन कौन सी फसलें आएंगी? अब वो फसलों के हम नाम लिखेंगे, उन चीजों के नाम लिखेंगे जिनसे तेल निकाला जाता है। देखो मूंगफली आ गया, सरसों आ गया, तारामीरा आ गया, तिल आ गया, अरंडी आ गया। और भी देख लेंगे कि कौन कौन सी फसलों से तेल निकाला जाएगा, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अलसी और सूरजमुखी और लिख लो, वो भी पूछ लेते हैं। अलसी और सूरजमुखी। अब रबी और खरीफ हम इसमें से छांट लेंगे कि कौन से रबी के तिलहन है और कौन से खरीफ तिलहन में आते हैं। अब याद रखना, अब ये सारे के सारे जो तेल हैं, सारे के सारे जो तेल हैं वो खाने के काम नहीं आते हैं। कुछ तेल तो ऐसे हैं जो खाने के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं, उपयोग में आएंगे, और कुछ तेल ऐसे होते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन का सामान बनाने में भी उसका उपयोग ही किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं आपको मूंगफली के बारे में बताती हूँ कि मूंगफली है वो कौन सी फसल है? खरीफ। मूंगफली है कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ की फसल है। और मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन होगा, एक चीज याद रखना, ये ना मूंगफली ये सर्वाधिक तिलहन में आती है।
ईंधन। समझ गए ना कि तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन है वो किसका होता है? मूंगफली का। और कौन सी ऋतु में होगा? खरीफ में। तो मूंगफली का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होगा? देखो मूंगफली का पढ़ रहे हैं हम, गुजरात आएगा सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश आएगा जिसको मैंने एपी से दर्शा दिया है, तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, और एक राज्य मैंने यहाँ लिख दिया एमएच, समझ गए होंगे, महाराष्ट्र। एमपी से तो मध्य प्रदेश और एमएच से क्या करना है हमें? महाराष्ट्र। अब देखो एक चीज याद रखो, खरीफ की है ये ना सरसों और तारामीरा, सरसों और तारामीरा नहीं सॉरी अलसी, सरसों अलसी और तारामीरा, तीन याद रखनी है आपको। क्या लिख देती हूँ मैं स्टार डाल के? सरसों, अलसी और तारामीरा, ये ऊपर जो फसलें लिखी हैं उनमें से है सरसों, अलसी और तारामीरा। ये रबी की फसल है। कौन सी ऋतु में बोई जाएंगी? ये रबी में। और बाकी की जो फसलें हैं वो कौन सी ऋतु की हो जाएंगी? बाकी की बची हुई ऋतु भी हमारे एक ही बच रही है, वो सारी की सारी खरीफ की आ जाएंगी। एक चीज याद रखना है आपको, वो विशेष इंपोर्टेंट है, देखो इधर लिख देती हूँ मैं, ये तिल के बारे में है। किसके बारे में है वो? तिल। देखो उत्तर भारत में तो ये खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में किसकी फसल है? ये रबी। तिल उत्तर भारत में तो किसमें आएगा? ये खरीफ में। भाई अपन अब पढ़ रहे हैं ना उत्तर भारत में, तो अपने तिल कब बोया जाएगा? खरीफ में। और दक्षिण भारत में रबी में। समझ गए ना? तिल उत्तर भारत में तो खरीफ में और दक्षिण भारत में किसमें? रबी में। और अरंडी है ना, अरंडी लिखा है क्या हमने? हाँ, ये अरंडी है ना, अरंडी जिसको अपन बोलते हैं वो है ये रबी और खरीफ दोनों में। अरंडी रबी प्लस खरीफ, यानी रबी में भी बोई जाएगी और ये खरीफ में भी, यानी हमेशा इसका पेड़ है उसमें फल लगे हुए होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका, और आगे हम इसमें अध्ययन करें। अगली फसल हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स चावल। क्या पढ़ेंगे हमें? चावल। रोपड़ फसल का उदाहरण है, प्रमुख पेय फसल में आ जाएगी ये, रोपड़ फसल है, पेय फसल आ जाएगी, तो पीने के काम आती है ये। रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, रोपण कृषि में चाय वगैरह का खेती की जाती है। जलवायु उष्ण और उपोष्ण होनी चाहिए, जलवायु उष्ण या उपोष्ण, तो उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। मिट्टी कैसी हो? ऐसी मिट्टी हो जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, ह्यूमस में जीवांश युक्त गहरी ढलान वाली मिट्टी, ढलान वाला क्षेत्र कर देते हैं। जहाँ लगातार पानी भरा रहेगा वहां पर नहीं होगी, ढलान वाले क्षेत्रों में, जिसको हम पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहां पर चाय की खेती की जाती है। क्षेत्र कौन से हैं? असम और पश्चिमी बंगाल। दो याद करने हैं आपको, दो राज्यों में विशेष चाय का उत्पादन होता है, असम और पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा भी देखो जो तमिलनाडु और केरल है ना, वहां पर भी ये चाय का उत्पादन होता है, लेकिन मेन दो है, असम और पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल का एक स्थान है जहाँ की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो स्थान कौन सा है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। और यहाँ की जो चाय है वो पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध। एक और स्थान है, एक तो दार्जिलिंग है और एक और जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी
ये स्थान भी कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल। लेकिन दार्जिलिंग की जो चाय है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब भारत का स्थान कौन सा है? चाय के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। चाय के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला किसका है? चीन का। दूसरा है टर्की का। दूसरा किसका है? टर्की का। और याद रखना ये टर्की है ना, यूरोप महाद्वीप में है और इसको यूरोप का रोगी कहते हैं। टर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का रोगी। तो टर्की है वो कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। और चीन और भारत है जो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। और आगे हम इसमें टॉपिक में चलते हैं। पेय फसल में हम पहुंच गए हैं। एक पेय फसल हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम चाय था। अगली पेय फसल हम पढ़ते हैं जिसको हम कॉफी के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? कॉफी। ये भी पेय फसल का उदाहरण है, बार बार उस चीज को लिखना नहीं है। याद रखना जो भारतीय कॉफी है ना, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। और भारत में कॉफी की कौन सी किस्म उगाई जाती है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेस्ट इंपोर्टेंट है ये। अरेबिका। भारत में कौन सी किस्म उगाई जाती है? अरेबिका। अब भारत में सबसे पहले कॉफी कहाँ उगाई गई? सर्वप्रथम बाबा बुदन की पहाड़ियों में। सबसे पहले कॉफी है वो कहाँ उगाई गई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियां। और फ्रेंड्स ये बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर है? कर्नाटक। ये सबसे पहले कॉफी की बात है। वर्तमान में यदि हम बात करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो देखो वर्तमान में एक तो है नीलगिरी, एक तो है नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसके अलावा कर्नाटक, नीलगिरी की पहाड़ियों में और कर्नाटक में और केरल में। और केरल में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। और किस में आएगा ये? पेय फसल में। इसमें आएगा पेय फसल। और भारत में कौन सी किस्म उगाई जाती है? अरेबिका। और भारत की जो कॉफी है वो पूरे विश्व में अपने गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अरेबिका किस्म यहाँ उगाई जा रही है। सबसे पहले जो कॉफी है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों में उगाई गई थी। और बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। आगे चलो, आगे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हम बागवानी फसलों के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट का और वीडियो है हमारा ये, कि आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर लेते हैं। आगे हम पॉलिटिकल साइंस वाले टॉपिक पढ़ेंगे 10वीं में, जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो आपकी किताब है पढ़ेंगे हम। बागवानी फसलें, बागवानी फसल। देखो बागवानी में 2 चीज आती हैं, फल व सब्जियां। बागवानी में क्या आ रहा है? फल और सब्जियां। तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान ध्यान रखना है आपको, पहला है। हालांकि कुछ बुक्स में ये दे रखा है कि चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन याद रखना भारत का इसमें स्थान है वो पहला है। और भारत में जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र है, यानी उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में जो फल पैदा होते हैं वो भारत के अंदर उत्पादित होते हैं। उष्ण प्लस उपोष्ण जलवायु में ये बागवानी की जाती है, फल और सब्जियां उगाई जाती है। याद रखना जो सब्जी है ना, सब्जी कुल सब्जी का 13% उत्पादन, कुल सब्जी का 13% उत्पादन है विश्व का, वो अकेले कहाँ पर होता है? भारत में। और अब याद रखना कुछ जगहों की अपन जो चीज इंपोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। जैसे बिहार है ना, बिहार की लीची प्रसिद्ध है। बिहार की क्या प्रसिद्ध है? लीची। मेघालय के अनानास,
मेघालय के क्या फेमस है? अनानास। अनानास है सोचिए, जिसको हम पाइन एप्पल के नाम से जानते हैं। और जो क्या महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के क्या प्रसिद्ध है बताइए? महाराष्ट्र, नासिक से क्या आता है? अंगूर। सेब कहां से आते हैं? एचपी व जम्मू। यहाँ की क्या प्रसिद्ध हो जाएंगे? सेब है, अखरोट वगैरह है, या अन्य जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह और आएंगे वो सारे के सारे कहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएंगे? जम्मू। एक और चीज बता देती हूँ आपको जम्मू की, वो है फ्रेंड्स केसर। भारत में केसर की क्यारियों के लिए, केसर के लिए जो प्रसिद्ध है वो स्थान कौन सा है? जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे हम बढ़ सके। ज्यादा हमें डीप गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हमें हमारा लेवल भी देखना है कि हम कौन सी क्लास का हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जितना आपकी बुक्स में है शायद मैं उससे कुछ ज़्यादा ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी यदि कोई पॉइंट रह जाए तो आप कमेंट करके मुझसे उसके बारे में जान सकते हो। ये तो प्रमुख हमने कुछ खाद्यान्न, जो प्रमुख और अन्य खाद्यान्न फसल थी उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब मैं आपको जो अखाद्य फसल है, यानी स्टार डाल के मैं आपको लिखा दूंगी, यानी कोई गोले में पढ़ाना है, जैसे रबड़। अब रबड़ का उपयोग है वो खाने में नहीं किया जाता है, ये अखाद्य फसल का उदाहरण है। आप बताओ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है रबड़, भूमध्य रेखीय फसल है, क्षेत्र की फसल, यानी भूमध्य रेखा के आसपास इसका उत्पादन होता है। अब ये है तो भूमध्य रेखीय, लेकिन याद रखना विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जाता है, में भी उगाया जाता है, उगाना। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम रबड़ की। मैं तो भूमध्य रेखीय, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी इसे उगाया जाता है। वर्षा चाहिए इसके लिए 200 सेमी प्लस। वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेमी प्लस। और फ्रेंड्स तापमान चाहिए 25 सेंटीग्रेड प्लस। वर्षा तो 200 सेमी और तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 25 सेंटीग्रेड प्लस। और नम और आर्द्र जलवायु चाहिए, यही लिख देती हूँ मैं, नम व आर्द्र जलवायु। किसके लिए? रबड़ के लिए। अब रबड़ है ना, कच्चा माल है। रबड़ क्या है? कच्चा माल है जो उद्योगों में काम आता है, जो उद्योगों में काम आता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद करना है कि रबड़ कच्चे माल का उदाहरण है जो उद्योगों में हमारे काम आता है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान याद रखना है चौथा। रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। अब राज्य करेंगे हम कि कौन कौन से राज्यों में रबड़ का उत्पादन होगा। तो कर्नाटक करना है फ्रेंड्स आपको, केरल करना है आपको, दक्षिण भारत वाले राज्य करने हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। इसके अलावा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश आ गया, और फ्रेंड्स मेघालय। कहाँ करना है? मेघालय। और मेघालय में भी यदि आपको पहाड़ी पूछ ली जाए ना, किसी पहाड़ी का, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां हैं, तो मेघालय में गारो पहाड़ी पर, गारो पहाड़ी पर किसका उत्पादन होगा? रबड़ का उत्पादन होगा। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इस चीज को नोट कर सकें। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम। वही अखाद्य फसल हमारी यहाँ से शुरू है, खाने में ये काम नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे रेशेदार फसल। क्या पढ़ेंगे? रेशेदार फसल। वही डायग्राम बनाना है हमें, रेशेदार फसल। जिनमें रेशे होते हैं वो है। अब ये बताओ मुझे, भारत में रेशे
रेशे वाली फसलें कौन कौन सी है? 4 है, मैन 4 है। पहले चारों के नाम हमें पता होना चाहिए। कपास, जूट, सन और एक और। कपास, जूट, सन और एक और फ्रेंड्स प्राकृतिक रेशम। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। अब याद रखना 3 है ना, ये 3 ये वाली, ये तो मिट्टी में उगाई जाती हैं। इनका उत्पादन तो कहां पर होगा? मिट्टी में। और ये रेशम, रेशम के कीड़े ना पेड़ों पर पाले जाते हैं ना, तो जो कीड़ा होता है ना उससे हमें रेशम की प्राप्ति होती है। ये देखो ऐसे लिखेंगे, रेशम के कीड़े मलबरी पेड़ पर हरी पत्तियों में पाले जाते हैं। हरी पत्तियों पर पाले जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेशम के कीड़ों की, जो मलबरी पेड़ पर, अपने यहाँ पर सहतूत के वृक्ष पर और अर्जुन के वृक्ष पर माना गया है, लेकिन भारत में बात करें तो मलबरी पेड़ पर हरी पत्तियों पर ये कीड़े पाले जाते हैं। और जो कीड़े का कोकून होता है, क्या? कीड़े का कोकून, कीड़े के कोकून से रेशम की प्राप्ति, रेशम की प्राप्ति। ये पॉइंट भी आपको विशेष से याद रखना है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। अब रेशम के बारे में पढ़ लिया। अब एक फसल का बयान ले लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया किसके बारे में? कपास। वैसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, कपास। कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? ग्रामीण भाषा में इसको कहा जाता है बढ़िया। और ये कपास है, इसको सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। कपास को सफेद सोना के नाम से, और ग्रामीण भाषा में क्या कहेंगे इसको? बढ़िया। भारत का स्थान कौन सा है? याद रखना, भारत का स्थान है 3रा। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 3रा। मिट्टी कैसी चाहिए? काली। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तापमान कैसा चाहिए? उच्च। तापमान कैसा चाहिए? उच्च चाहिए। मौसम कैसा चाहिए इसके लिए? देखो, वर्षा तो चाहिए हल्की और खिली धूप। खिली, खिली लिख दो, खिली लिख दो, एक ही बात है। खिली धूप, अच्छी धूप इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब वो इसके फूल खिलते हैं ना तो उस समय धूप का रहना आवश्यक है, अन्यथा फूल अच्छे से खिल नहीं पाते हैं। अब बताओ, रबी की फसल है या खरीफ की? खरीफ की फसल है ये। अब हम बात करेंगे उत्पादन की। उत्पादन कहाँ कहाँ होगा? कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होगा? राज्य बताने आपको, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये 3 मैन है, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। 3 तो मैन है जो कपास काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा MP, AP, और AP से मैंने आपको बताया क्या करना है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान है, आदि कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और याद रखना, यूपी, पंजाब, हरियाणा वगैरह भी यहाँ पर आ जाएंगे। एक चीज देखो जो मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको, कि कपास पकने के अंदर कितना समय लगता है। यानी कपास की जो खेती होती है उसमें 6 से 8 माह लग जाते हैं। कितना समय लग जाता है इसको पूरा तैयार होने में? 6 से और 8 महीने। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है जो हमने रेशम की फसलों के बारे में पढ़ा। एक चीज को और बारे में और बता देती हूँ, जो जूट है ना, जूट, जिसको जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गोल्डन फाइबर। कई बार प्रश्न है, गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से किसको जाना जाता है? जूट। और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो जूट है ना, जूट, इसका जो
ये पश्चिमी बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल। और फ्रेंड्स, भारत का स्थान है दूसरा है। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। आजादी से पहले भारत का स्थान पहला था। आजादी से पहले भारत का स्थान कौन सा था? पहला था। लेकिन बांग्लादेश में वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, ये बांग्लादेश अलग देश बन गया, इसलिए वर्तमान में इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होगा वो बांग्लादेश में होता है और दूसरा स्थान भारत में है। और भारत में इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होगा वो कहाँ पर होगा? पश्चिमी बंगाल में। फ्रेंड्स, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, कुछ थोड़े से पॉइंट हमारे और बच रहे हैं इस टॉपिक में। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है, तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ। किसानों को फसल का जो सीधा लाभ मिले उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ये 2 प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई है। उसके अलावा एक चीज और देखो, किसानों को बिचौलियों से बचाना, किसानों को बिचौलियों से बचाने व उनकी फसल का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए, अच्छा मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा न्यूनतम, किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, की घोषणा की जाती है। इन दोनों ही प्रकारों से जो हमारे यहाँ के किसान हैं, हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको विशेष प्रकार का लाभ होता है, उन्हें अपनी फसल का अच्छी तरह से मूल्य मिल जाता है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं भूदान आंदोलन के बारे में। ये भूदान आंदोलन है, किसने प्रारंभ किया था? क्या था ये? भूदान आंदोलन। देखो, जो इसके जनक थे वो तो थे महात्मा गांधी। जो इसके जनक थे भारत में भूदान के, वो तो कौन थे? महात्मा गांधी। और जो भूदान आंदोलन है ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और भूदान क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, भूमि को दान करना। और ये विनोबा भावे थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह है ये भी प्रारंभ किया था। उसके बाद चलते हैं हम खाद्य सुरक्षा, इसके बारे में। खाद्य सुरक्षा, जो खाद्यान्न वगैरह मिलता है हमें राशन की दुकानों के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा, ये उससे संबंधित है। यह समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों तक खाद्यान्न की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु, सुनिश्चित करने हेतु समाज के सभी वर्गों तक खाद्यान्न की पहुंच को
सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं या सावधानी पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए राशन पहुंच सके, इसलिए उसने 2 उपाय अपनाए हैं जिनको बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना। तो भारत सरकार के द्वारा बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया है ताकि सभी लोगों तक जो खाद्य का सामान है वो आसानी से पहुंच सके, बिचौलिए हैं इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सके। इसके लिए बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है कि कोई भी मंडियों के अंदर उससे कम कीमत पर सामान नहीं खरीद सके या किसान उससे कम कीमत पर अपने सामान को नहीं बेच सके। फ्रेंड्स, ये हमने जो भारत में कृषि वाला टॉपिक था, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस कोरोना काल में इससे लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके उसके बारे में मुझसे जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।